Hello everyone, welcome back to our Python programming course. Congratulations, अगर आप लेक्चर 9 तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आपने पिछले ऑलमोस्ट हर एक लेक्चर को देख लिया होगा और उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी और उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया होगा। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है चलिए देखते हैं। हमने वेरिएबल्स पढ़ा था, फिर डाटा टाइप्स पढ़े थे, स्ट्रिंग्स पढ़े थे, ऑपरेटर्स, कंडीशंस, लूप्स, फिर फंक्शंस, लिस्ट्स, टपल्स, फिर सेट्स भी पढ़े थे हमने, डिक्शनरीज भी, और लास्ट लेक्चर में हमने फाइल हैंडलिंग के बारे में भी पढ़ा था। और आज हम पाइथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। और हाफ लेक्चर के बाद हम सीखेंगे पाइथन के मॉड्यूल्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज होती हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, आज हम उनका यूज़ करेंगे। जैसे हर एक प्रोफेशनल डेवलपर जो होता है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड प्रोग्राम में एरर्स आना नॉर्मल बात है। इसलिए क्वेश्चन ये नहीं है कि एरर आएगा या नहीं, क्वेश्चन ये है कि एरर हैंडल कैसे करना है। इसलिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करेंगे। तो चलिए एक बार आगे बढ़ने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिक्शनरी और फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ा था, तो चलिए उसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ अ डिक्शनरी? A dictionary is a collection of data stored as a key value pair. जो डिक्शनरी होती है उसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है और वो की वैल्यू पेयर के अंदर स्टोर किया जाता है। जैसे लिस्ट और डिक्शनरी स्टोर दोनों डाटा स्टोर करती है, पर डिक्शनरी के अंदर हम की का यूज़ करते हैं और लिस्ट के अंदर हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं। जो डिक्शनरी होती है वो कर्ली ब्रेसिस का यूज़ करके बनती है। तो चलिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे देखिए, देखो यहाँ पे उसने डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया है। हमने क्या किया, एक वेरिएबल या स्टूडेंट, उसके अंदर हमने डिक्शनरी बनाई, उसमें हमने की वैल्यू पेयर का यूज़ किया। की क्या है यहाँ पे, की यूनिक होती है। जैसे की है नेम, नेम की है और उसकी वैल्यू है राहुल। सेकंड हमने उसे सेपरेटेड किया है कॉमा से, और उसमें सेकंड हमने जो की ली है वो एज ली है, उसकी वैल्यू है 20। ऐसे करके हमने कोर्स लिया है पाइथन। फिर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो वो उसे ऐसे प्रिंट करके दे देगा। जब डिक्शनरी का हम यूज़ करते हैं, डिक्शनरी इज यूजफुल व्हेन डाटा हैज़ अ मीनिंगफुल लेबल लाइक अ स्टूडेंट नेम, एज और मार्क्स। जैसे कोई मीनिंगफुल चीज़ के लिए हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं ताकि हमें उसको डाटा को मैनेज करने में आसानी हो। इसके बाद हमने पढ़ा था डिक्शनरी वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस करते हैं। जैसे लिस्ट में हमने देखा था कि हम इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं, स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं, पर डिक्शनरी के अंदर हम ऐसा नहीं करते। डिक्शनरी के अंदर इंडेक्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हम वहाँ पर कीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे कीज़ का यूज़ कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने ये जो प्रोग्राम बनाया हुआ है इसी के अंदर करके दिखाता हूँ। इसी के अंदर मेरे को जैसे की लिखे हमने नेम एक्सेस करना है, तो नेम आ गया राहुल, ओनली नेम से प्रिंट करवा दिया है। ऐसे हम कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमें एज एक्सेस करनी है तो उसने नेम के साथ साथ एज को भी एक्सेस करके दे दिया है। हम इंडेक्सिंग के लिए यहाँ पे इस कीज़ का यूज़ करते हैं, पर इसमें इंडेक्सिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसका हमेशा ध्यान रखना। हम गेट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे, उनमें से गेट मेथड था। हम गेट मेथड का यूज़ करके भी नेम को ला सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्टूडेंट डॉट गेट,
तो देखो यहाँ पे फिर भी उसने नेम जो है प्रिंट करवा दिया है। हम गेट मेथड का यूज़ करके भी कर सकते हैं। गेट मेथड जो है वो सेफर मेथड माना जाता है, क्योंकि वो एरर नहीं शो करता है। जबकि कोई भी की मिसिंग होती है तो वो एरर शो नहीं करता है, वो नन प्रिंट करता है। इसलिए हम गेट मेथड का यूज़ करते हैं। फिर हमने सीखा था कि डिक्शनरी को ऐड कैसे करते हैं और रिमूव, अपडेट कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे इसी में देखते हैं, ये थी, अब इसमें ऐड करने का काम करते हैं। ये हमने डिक्शनरी बनाई, हम अब इसके अंदर ऐड करेंगे। जैसे हमें सिटी ऐड करना है, सिटी जैसे पानीपत ऐड कर देते हैं। तब हम प्रिंट करवाएंगे स्टूडेंट को। तो देखिए यहाँ पे आप तो देख सकते हैं एक सिटी पानीपत नाम से एक नया की वैल्यू पेयर जो है वो ऐड हो गया है, इसलिए हम ऐड कर यूज़ करते हैं। अब आती है बात डिक्शनरी को अपडेट करने की। अपडेट का यूज़ कैसे करते हैं? जैसे डिक्शनरी के अंदर कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू है, उसे हम ऐड की तरह ही यूज़ करते हैं। जैसे ऐड करते हैं वैसे ही अगर हम यहाँ पे एज है वो पहले से एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम नया वैल्यू देके प्रिंट कराएंगे। तो देखना आप लोग, पहले एज 20 थी, उसने इस बार 20 प्रिंट किया है। अगर हम सेम चीज़ करें जो की एग्जिस्ट करती है उसके साथ, तो वो उसको अपडेट कर देता है, और जो एग्जिस्ट नहीं करती है उसे वो ऐड कर देता है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब बारी आती है रिमूव करने की, आइटम को रिमूव कैसे करते हैं। हम यहाँ पॉप मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे हमने एज रिमूव करना है, तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे उसने डिक्शनरी से जो एज नाम का की वैल्यू पेयर था उसे रिमूव कर दिया है। हम यहाँ पे एक दो मेथड और करते हैं, जैसे डेल मेथड। डेल क्या करता है? जैसे डेल स्टूडेंट कर दिया हमने, तो ये क्या करेगा, ये पूरी जो स्टूडेंट जो वेरिएबल उसको डिलीट कर देगा। यहाँ पे देखना स्टूडेंट नेम इज नॉट डिफाइंड है, क्योंकि डेल ने क्या किया, उसको पूरा को डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पर हम डेल का यूज़ करते हैं सब कुछ डिलीट करने के लिए। और डिक्शनरी को क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, जैसे डेल ने तो उसको ही डिलीट कर दिया था, पर हमें खाली प्रिंट ओनली डिक्शनरी प्रिंट करवानी हो, खाली डिक्शनरी। तो देखो यहाँ पे उसने एम्प्टी डिक्शनरी जो प्रिंट करके दे दी, डिस्प्ले कर रहा है ये आउटपुट में। तो हमने क्लियर मेथड का यूज़ करके जो है डिक्शनरी को एम्प्टी कर दिया है। डिक्शनरी के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, जैसे अभी ये देखिए, हमने अभी तक ये पढ़ा था, हमने गेट मेथड के बारे में पढ़ा था। अब देखते हैं, जैसे हमें की को प्रिंट करवाना है, ओनली कीज़ को, तो हम डॉट कीज़ का यूज़ करेंगे। इससे क्या है, जो हमारे इसके अंदर जो कीज़ प्रेजेंट है वो सभी प्रिंट हो जाएंगी। ये बहुत ही नॉर्मल मेथड है। ऐसे ही कीज़ के साथ एक है, सिर्फ हमें वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है, तो बस हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएगी। ये दो मेथड हैं। इसके अलावा और मेथड्स भी हैं, जैसे एक आइटम्स मेथड है। जैसे अभी तक हमने की को प्रिंट करवाया, वैल्यूज़ को प्रिंट कराया, पर आइटम से हम क्या कर सकते हैं, की और वैल्यू दोनों को प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने की और वैल्यू दोनों को प्रिंट करवा दी। अब अपडेट के बारे में तो हमने पढ़ा ही था। अपडेट ऐसे कैसे करते हैं, तो देखते हैं हम। चलिए, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे अपडेट, कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे हम, हमें क्या अपडेट करना है। जैसे एज को अपडेट करा था हमने, एक मिनट, कुछ, हाँ, इसको अपडेट के अंदर हम प्रिंट के अंदर नहीं लिखते। अपडेट किया है, अब हम प्रिंट करेंगे स्टूडेंट को। मे भी शायद यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे हमें इन्हें कर्ली ब्रेसेस में लिखना चाहिए था।
यहाँ पे नन प्रिंट हुआ है, देखिए। तो मैंने जैसे आपको भी बताया था, हम प्रिंट करवाएंगे स्टूडेंट को, तो इस बार इसने जो है इसको अपडेट कर दिया। हम प्रिंट के साथ अपडेट कर नहीं करते हैं, इसका हमसे ध्यान रखना। फिर हमने सीखा था लूप के बारे में, डिक्शनरी के अंदर लूप कैसे चलाते हैं। इसी के अंदर देख लेते हैं, जैसे हमने डिक्शनरी बनाई हुई है, जैसे इसमें करेंगे फॉर की वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट रिटर्न्स का यूज़ करेंगे हम दोनों को लेने के लिए। तो प्रिंट करवाएंगे हम, क्या प्रिंट कराएंगे की कोमा वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे देखिए उसने की और वैल्यू को दोनों को प्रिंट कर दिया है लाइन में। यहाँ पर हम लूप का यूज़ करते हैं। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, जो हमारा था फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग क्या था, वो हमें पाइथन में एक जैसे कि फाइल को क्रिएट करना, उसे रीड करना, राइट करना, अपडेट करना, इन सब के लिए हमें यहाँ काम आता था। जैसे हम स्टोर मेमोरी में डाटा स्टोर करते हैं और उसे सेव करते हैं, परमानेंट फाइल्स में उसे सेव करते हैं। जैसे हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाया तो हमें उसे फाइल में सेव करना होगा, नहीं तो हम जब हम पावर ऑफ करेंगे तो वो सारा डाटा डिलीट हो जाता है। फिर हमने कुछ मेथड पढ़े थे, जैसे फाइल को ओपन कैसे करते हैं। हमने कल एक फाइल बनाई थी data.txt, उसी को ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे जो फाइल का नाम लिखते हैं data.txt, और यहाँ पे हम मोड लिखे, हमें कौन से मोड में करना है। जैसे हमें रीड मोड में ओपन करना है, तो ये इसका सिंटेक्स है। फिर बाद में हम रीड करेंगे, जैसे प्रिंट फाइल डॉट रीड। तो देखना, जो कल हमने फाइल बनाई थी data.txt, उसके अंदर ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो आप, वेलकम टू पाइथन, हैव ए नाइस डे। यहाँ पे ये आ गया है। हमें ऐसे ही रीड की जगह अगर राइट करना हो तो राइट में हम क्या करते हैं, हमें इसके बाद फाइल को क्लोज भी करना होता है, याद रखना। यहाँ पे हम फाइल को क्लोज भी करते हैं। फिर बारी आती है राइट करने की। फाइल को राइट कैसे करते हैं। रीड के अंदर भी था रीड लाइन और रीड लाइन्स। रीड लाइन का मतलब वो फर्स्ट लाइन को रीड करेगी, रीड लाइन्स का मतलब वो ओल्ड लाइन को रीड करेगी। ऐसे ही हम राइट करते हैं। हमें हमेशा याद रखना, जैसे कि यहाँ पे अगर हम राइट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे राइट, राइट के अंदर हमने कर दिया मतलब पाइथन, ये तो उसने उसको प्रिंट कराया। जैसे अब यहाँ पे हम करेंगे फाइल इज इक्वल्स टू ओपन .txt। हम इस बार इसी फाइल को रीड करते हैं, अब क्या किया उसने। तो यहाँ पे देखिए हेलो पाइथन प्रिंट हुआ। उसने क्या किया, राइट क्या करता है, हमारी पूरी फाइल को और राइट कर देता है। जो हम राइट के अंदर लिखते हैं वो उसे प्रिंट करवाता है। पर हमें सेम फाइल के अंदर कुछ चीज़ ऐड करनी हो तो वहाँ हम अपेंड मेथड का यूज़ करते हैं। अपेंड मेथड का यूज़ करते हैं वहाँ पर हम, जैसे देखिए यहाँ पे हमने ए लिखा है और अपेंड में हम राइट करना चाहते हैं इस फाइल के अंदर। अब क्या राइट करेंगे, वेलकम टू पाइथन कोर्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्लैश एन लगाते हैं हम नेक्स्ट लाइन के लिए। ये देखिए हेलो वेलकम टू पाइथन कोर्स, ये पहले वाला प्रिंट हो गया है जो कि हमने इस फाइल में ऐड किया था। मतलब ये अपेंड मेथड का काम करता है। अपेंड मेथड क्या काम करता है, उस फाइल को ओवरराइट नहीं करता, उसके साथ लिखने का काम करता है। तो चलिए, हमने प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन कर लिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ।
तो आज हम लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। हम पढ़ेंगे ट्राई क्या होता है, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली, रेस। ये सारी चीज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर आती है। इससे हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होते हैं, इन्हें कैसे यूज़ करते हैं और इनका सिंटैक्स क्या क्या होता है। फिर हम मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम जैसे मैंने बताया था पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी होती है, इसलिए इसे यूज़ करना बहुत ईजी होता है। उसमें हम मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट करना सीखेंगे। उसमें जैसे इम्पोर्ट होते हैं, जैसे मैथ मॉड्यूल होता है, रैंडम मॉड्यूल, डेट टाइम मॉड्यूल, ओएस मॉड्यूल, इन सब को हम इम्पोर्ट करके इनका यूज़ करना भी सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में व्हाट इज़ एक्सेप्शन क्या होता है पहले ये बताया। तो एक्सेप्शन क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो एक्सेप्शन एक रन टाइम एरर होता है। जैसे हैंडल रन टाइम एरर को हैंडल करने के लिए, रन टाइम एरर का मतलब है कि जैसे हम प्रोग्राम लिखते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो वहाँ पे एक एरर आ जाता है, तो उसे हम रन टाइम एरर बोलते हैं। जैसे हमने प्रोग्राम लिखा, कोई दिक्कत नहीं हुई, और जब हम रन करेंगे तब जो एरर आएगा तब वो आएगा, तब उसे बोलते हैं रन टाइम एरर। उससे प्रिवेंट करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं, जिससे जो कोड की रिलायबिलिटी होती है वो इम्प्रूव होती है और प्रोग्राम को यूज़र फ्रेंडली भी बनाता है। और पाइथन में ये यूज़ करना बहुत कॉमन हो गया आजकल। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो सपोज एटीएम मशीन्स में अगर आप 1000 रुपये विड्रॉ करना चाहते हैं लेकिन अकाउंट में सिर्फ 500 हैं, तो अगर एटीएम डायरेक्टली क्रैश हो जाए तो यूज़र को कुछ समझ नहीं आएगा। तो लेकिन अगर आप एटीएम का मैसेज दिखाए इनसफिशिएंट बैलेंस, तो यूज़र को प्रॉब्लम भी पता चल जाती है। तो प्रोग्राम में भी एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है कि हम प्रोग्राम को कैश करने से, जब प्रोग्राम क्रैश होता है तो उसे बचाने के लिए हम वहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं, ताकि यूज़र को प्रॉपर मैसेज मिल जाए कि कहाँ दिक्कत है और क्या दिक्कत है। इसलिए हम इसे एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। तो चलिए, मैंने क्या बताया, एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, रन टाइम एरर को प्रिवेंट करने के लिए। और रन टाइम एरर क्या होते हैं, जो हमें प्रोग्राम लिखते वक्त नहीं आते पर हम प्रोग्राम को रन करते हैं तब आते हैं। तो अब बारी है टाइप्स ऑफ एरर की। या आप चलने से पहले एक एरर के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स के एरर जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इनमें से पहला होता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बताता हूँ। सिंटैक्स एरर होता है जो कोडिंग लिखते वक्त आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो, ये लिखा है मैंने, तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो एरर आएगा उसे हम सिंटैक्स एरर बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो शो कर रहा है वो है सिंटैक्स एरर, कि हमने जो सिंटैक्स है वो अच्छे से नहीं लिखा है, या तो हमारे कोई क्लोजिंग ब्रैकेट में मिस्टेक है, या फिर कोई कहीं पे तो प्रॉब्लम है जिसके कारण ये प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है। इसे बोलते हैं हम सिंटैक्स एरर। दूसरा होता है रन टाइम एरर। जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए लेकिन बीच में एरर आ जाए। जैसे देखिए, हम करते हैं 10 डिवाइड बाई 0, प्रिंट करते हैं, नम को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये 0 डिवीजन एरर है, मतलब प्रोग्राम रन हुआ है पर उसके अंदर जो एरर आया है बाद में उसे बोलते हैं हम रन टाइम एरर। तो ये रन टाइम एरर है। इस 0 डिवीजन एरर को हम हैंडल करना आगे चलकर सीखेंगे, इसे हम रन टाइम एरर बोलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ट्राई के बारे में पढ़ते हैं। ट्राई क्या होता है, प्लेस रिस्की कोड इनसाइड ट्राई। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जिस कोड में एरर आने के चांसेस होते हैं उस कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस रिस्की कोड इनसाइड ट्राई के अंदर जो जिस कोड में एरर आने के चांस होंगे उसे हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। पाइथन चेक्स फॉर एक्सेप्शन के लिए पाइथन जो है उसको चेक करता है, फिर वर्क करता है उसके साथ, और प्रोग्रामिंग को रन कर कीप रनिंग, प्रोग्राम करने मतलब प्रोग्राम रन रहे, उसमें कोई एरर ना आए उसका ध्यान रखता है। और एक्सेप्ट से पहले यूज़ होता है। एक्सेप्ट क्या होता है वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, पहले हम ट्राई के बारे में सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने उसको ये रन किया था तो यहाँ पे 0 डिवीजन एरर आएगा। हम इसी को, ये जो है इसे प्रिंट होने से बचाता है, 0 डिवीजन एरर को प्रिंट होने से बचाता है, इसलिए हम ट्राई का यूज़ करते हैं। जैसे मैं समझाऊँ तो हम आने वाले लेक्चर्स में मतलब अगली स्लाइड में ही पढ़ेंगे कि ट्राई के साथ हम एक्सेप्ट का भी यूज़ करते हैं। वो क्या होता है उसके बारे में अभी बताऊँगा मैं। अभी एक बार आप एग्जांपल देखिए, समझिए बस। जैसे मैंने यहाँ लिया 10/0
प्रिंट नम हम एक्सेप्ट करेंगे प्रिंट हमने प्रिंट कराया है समथिंग वेंट रॉन्ग। तो जैसे देखिए अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस बार उसने जीरो डिवीजन एरर नहीं दिया, उसकी जगह उसने प्रिंट करा दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रोग्राम क्रैश होता है, क्रैश होने से बचाने के लिए, एरर आ जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ट्राई एक्सेप्ट का यूज़ करते हैं। अगर ट्राई के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जिसमें एरर आने के चांसेस होते हैं, रन टाइम एरर, और उस मतलब उसके बाद वो अगर उसमें एरर पाया जाता है तो वो एक्सेप्ट में जो लिखा होता है उसे एग्जीक्यूट कर देता है। इसे हम बोलते हैं, जैसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूँ तो हमने ट्रायल लिया, उसके मेन ब्लॉक में हमने वो कोड लिखा जिसमें एरर आने के चांसेस थे। तो उसने ट्राई ने क्या किया, एरर आने से बचाया उसको। इसको ही हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं, जहाँ पे उसने एक्सेप्शन किया और वहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग जो है प्रिंट करवा दिया। तो अब बारी है एक्सेप्ट की। जैसे अभी हमने एक्सेप्ट का यूज़ किया है तो चलिए समझते हैं एक्सेप्ट क्या होता है। एक्सेप्ट क्या करता है, जब ट्राई ब्लॉक में जो एरर आता है, जैसे अभी मैंने दिखाया था ट्राई ब्लॉक में एरर आया था, जीरो डिवीजन एरर आया था, तो तब जो एक्सेप्ट ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होता है। एक्सेप्ट ब्लॉक जब एग्जीक्यूट होता है जब ट्राई ब्लॉक में एरर आता है। जैसे हमने इफ एल्स पढ़ा था, इफ के अंदर भी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ प्रिंट होगा, फॉल्स होगी तो एल्स प्रिंट होता है। सेम ऐसे ही अगर ट्राई के अंदर एरर आएगा तो एक्सेप्ट प्रिंट होगा, नहीं आएगा तो ट्राई जो ब्लॉक है वो काम करेगा। जैसे हैंडल एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस हैंडल करता है। रन ओनली ऑन एरर, जब एरर आते हैं तभी रन होता है ये। कैन कैच स्पेसिफिक एरर्स, जो स्पेसिफिक एरर्स है उनको पकड़ता है। शो मीनिंगफुल मैसेज, मीनिंगफुल मैसेज शो करता है। और क्रैश, जो प्रोग्राम है उसे क्रैश होने से बचाता है। जैसे देखिए ट्राई करते हैं एक, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमने प्रोग्राम बनाया है। हमने इस प्रोग्राम में क्या किया है, ट्राई एक्सेप्ट कर किया। ट्राई के अंदर हमने लिखा एक नंबर जो यूजर से इनपुट लिया है और हमें रिजल्ट निकालना है जिसे हम 100 से डिवाइड करेंगे। अगर हम और उस प्रिंट रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे। अगर यहाँ पे एरर आता है तो वहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो रन होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 10 डाला तो यहाँ पे इनवैलिड इनपुट आया क्योंकि एक एरर आएगा यहाँ पे। एक मिनट, इनवैलिड इनपुट सो डिफाइंड बाय नंबर, ओके हाँ। प्रिंट रिजल्ट यहाँ पे गलती हुई है, एक मिनट अब देखते हैं। हाँ अब से आया क्योंकि हमने 10 डाला तो 10.0 आया है। लेकिन अगर हम यूज़र नंबर की जगह कुछ और इनपुट डाल दें, जैसे हम यहाँ पे वो डाल दें ABC डाल दें और देखिए तो यहाँ पे इनवैलिड इनपुट आएगा। ये जो भी है एरर को आने से बचाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 0 डाला तो भी जो है इनवैलिड इनपुट आया, जिसका मतलब है ये एक्सेप्शन हैंडलिंग की तरह काम कर रहा है। इसकी वजह से ये जो आउटपुट प्रिंट हो रहा है इनवैलिड आउटपुट, क्योंकि जो ट्राई ब्लॉक है वहाँ पे एरर आया है। अगर हमने 0 डाला, जीरो डिवीजन एरर आया, और हमने नंबर की जगह कुछ और डाला है तो वहाँ पे भी एरर आया है। इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए एक्सेप्ट का यूज़ किया गया है। इसके अंदर मिस्टेक्स का ध्यान रखना, जैसे कि आप आइडेंटिटेशन का गलत इस्तेमाल मत करना। आइडेंटिटेशन बिल्कुल सही यूज़ होना चाहिए। आइडेंटिटेशन मैंने बताया ही था क्या होता है, एक टैब का स्पेस छोड़ते हैं, फिर मतलब प्रॉपर आइडेंटिटेशन के साथ जो भी हम लिखते हैं वो लिखना है। तो चलिए कुछ एक दो प्रैक्टिस प्रोग्राम करके देखते हैं। जैसे ट्राई प्रिंट कर पा रहा है 10 डिवाइड बाई 2, नॉर्मल सा करते हैं। एक्सेप्ट क्या है, प्रिंट
एरर। तो देखिए 5.0 प्रिंट हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई एरर नहीं था, तो एरर आया ही नहीं, तो इसका मतलब उसने ट्राई ब्लॉक पे एग्जीक्यूट कर दिया है, यहाँ पे एरर जो है प्रिंट हुआ ही नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पे 10 की जगह 0 करते तो वहाँ पे उसने एरर प्रिंट करा दिया। नहीं तो अगर हम ये एक्सेप्ट वाला ब्लॉक नहीं लिखते तो वहाँ पे आता 0 डिवीजन एरर, जो आपको पता है। ये आने से तो अच्छा ही है कि हम एक्सेप्ट ब्लॉक में लिख दें एरर आया है। जैसे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, हम एज लेते हैं जैसे 45 हमने एज ली, तो यहाँ पे उसने है जो एज को प्रिंट करवा दिया है। अगर हम यहाँ पे दोबारा से प्रिंट करके अगर हम कुछ और डाल दें तो वहाँ पे प्लीज़ एंटर नंबर्स ओनली जो है एक्सेप्ट ब्लॉक प्रिंट करवा देगा, वहाँ पे एरर को शो नहीं करेगा। अब आप क्या करें, अब आप चलिए वीडियो को पॉज करिए और ट्राई एक्सेप्ट की प्रैक्टिस करिए, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं एल्स के बारे में। एल्स क्या है? एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है? जैसे जब ट्राई ब्लॉक में एरर नहीं आता है तब एल्स ब्लॉक रन कर होता है। जैसे कि रन इफ नो एरर अकर्स, एग्जीक्यूट आफ्टर ट्राई, ट्राई के बाद ही एग्जीक्यूट होगा। स्किप्ड व्हेन एक्सेप्शंस एरर्स, एक्सेप्शन एरर होते हैं तब इसको स्किप कर दिया जाता है। यूजफुल फॉर सक्सेस, कोड को सक्सेस करने के लिए इसको यूज़ करता है, और जो रीडेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये देखिए हमने एक प्रोग्राम लिख लिया है। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमें नंबर, मतलब हमने क्या किया है, पहले एक इनपुट डालते हैं। जैसे इसमें देखिए हमने इनपुट डाला 10, इसको रन किया तो रिजल्ट आया 10.0, मतलब हमने ट्राई ब्लॉक में एक क्या किया, नम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने इंटीजर से इनपुट लिया है यूज़र से। उसके बाद हमने क्या किया है, एक रिजल्ट के अंदर वेरिएबल के अंदर हमने बताया कि 100 से डिवाइड करेंगे हम नंबर को। तो अगर एरर आएगा तो एक्सेप्ट ब्लॉक में एरर अकर्ड प्रिंट होगा, रिस्की कोड हुआ तो, और एल्स नहीं हुआ तो सक्सेस केस वाला प्रिंट होगा। जैसे देखिए हमने ट्राई ब्लॉक बनाया था, ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने किया था एक कंडीशन लिखी थी, अगर ये इसमें कोई एरर नहीं आएगा तो जो एल्स ब्लॉक है, जैसे रिजल्ट प्रिंट करना है तो वो प्रिंट हो जाएगा, और अगर एरर आ गया तो एक्सेप्ट ब्लॉक प्रिंट होगा। बस यही में डिफरेंस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। याद रखना कि ट्राई के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, एल्स के अंदर जो हमें प्रिंट करना है वो, और एक्सेप्ट में हम अगर एरर आता है तो वो जो एक्सेप्ट प्रिंट करता है, और एरर नहीं आता है तो जो एल्स में लिखा है वो प्रिंट हो। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बारी है फाइनली की। फाइनली क्या होता है?
फाइनली ब्लॉक, फाइनली कब रन होता है? फाइनली हमेशा रन होता है, चाहे एरर आए या ना आए। हमेशा ध्यान रखना कि फाइनली हमेशा रन होगा ही होगा, चाहे उसमें एरर है या नहीं है। चाहे इसमें जैसे ऑलवेज एग्जीक्यूट, यूज फॉर क्लीन अप, क्लोजेस फाइल्स, रन विद और विदाउट एरर्स, रिलीज सोर्सेस। जैसे देखो, हमेशा एग्जीक्यूट होगा, क्लीन अप के लिए यूज होता है, फाइल को क्लोज कर देता है, और रन एरर के साथ भी ये रन होगा, एरर के मतलब बिना एरर के भी रन होगा। जैसे एग्जांपल देके बताता हूँ मैं। चलो इसी में देख लेते हैं। हम इसमें एल्स की जगह हम इस बार फाइनली को करेंगे। फाइनली प्रिंट प्रोग्राम फिनिश्ड। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम डालें इसमें द प्रोग्राम फिनिश्ड, जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम this करेंगे तो आप देख ही सकते हैं प्रोग्राम फिनिश 2 लिख दिया है यहाँ पर हमने। रुको एक मिनट, अब सही होगा। जैसे हम इसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, रुको ये नहीं, ये एल्स लिखा हुआ था, और इसके साथ बनाते हैं हम यहाँ पे नंबर डालते हैं, जैसे हमने डाला 2 डाला, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 के साथ उसने क्या किया है, यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, ट्राई एक्सेप्ट के साथ फाइनली ब्लॉक है इसके। फाइनली ब्लॉक क्या होता है, वो हमेशा होगा, चाहे वो एरर आएगा तब भी होगा, अगर और नहीं आएगा, जैसे हमने यहाँ पे देखो एरर नहीं आया तो भी ये प्रिंट हो गया, अगर हम यहाँ पे 0 डाल के करेंगे, एरर आया है फिर भी ये प्रिंट हुआ है। तो फाइनली ब्लॉक क्या होता है, फाइनल ब्लॉक का यूज़ क्या होता है, जैसे कि फाइल क्लोज करने के लिए हमें डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करना होता है, उसके लिए हम क्लीनअप, जैसे हमें इंपॉर्टेंट क्लीनअप टास्क के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो फाइनली हमेशा रन करने का काम करता है। फाइनली के बाद चलते हैं रेस पर। व्हाट इज़ अ रेस? रेस क्या है? रेस कस्टम एक्सेप्शंस, जो कस्टम एक्सेप्शंस होते हैं उनको रेस करता है ये। वैलिडेट अब इनपुट, स्टॉप्स इनवैलिड एग्जीक्यूशंस, इनवैलिड एग्जीक्यूशन जो होते हैं स्टॉप करता है। क्रिएट मीनिंगफुल एरर्स, जो मीनिंगफुल एरर्स आते हैं उन्हें मतलब बनाता है। यूजफुल इन प्रोजेक्ट जैसे समझते हैं रेस क्या है। रेस क्या करता है, ये मैनुअली एरर जनरेट करता है। मतलब एरर जनरेट कैसे करता है हम अभी चलो एक बार समझ ही लेते हैं कैसे करता है। चलिए एक एज इनपुट लिखते हैं। इफ एज 18 है तो रेस करेंगे वैल्यू एरर, एज मस्ट बी 18 or above। प्रिंट यहाँ पे हमने एज डाली, जैसे कि हम एज डालते हैं 41 तो यू आर एलिजिबल प्रिंट हुआ। अगर हम यहाँ पे एज डालते हैं 12 तो यहाँ पे है वैल्यू एरर जो उसने लेके आया है। इसका मतलब क्या है, रेस से हम क्या करते हैं, एरर्स को जनरेट कर सकते हैं।
जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया कि अगर एज 18 से कम होगी तो वो एक वैल्यू एरर जनरेट करेगा जिसमें लिखा होगा कि एज 18 होनी चाहिए या 18 से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे। यहाँ पे हम एरर को रेज करने का काम करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या एरर आ रहा है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में फॉर्म वैलिडेशन, फॉर्म जब भरते हैं उसके लिए पासवर्ड चेक करने के लिए, एज रिस्ट्रिक्शंस के लिए और पेमेंट वैलिडेशन, इन सब चीज़ों के लिए हम इसका चेक करते हैं। अब इसमें कहते हैं, चलते हैं एक और चीज़ टॉपिक की तरफ जो होता है मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स। मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे अब मान लो डिफरेंट टाइप के एरर्स आ सकते हैं, तो क्या करें? मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक बनाते हैं। जैसे एक ही प्रोग्राम में बहुत सारे एरर है तो मल्टीपल ब्लॉक्स बनाते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हम एक ट्राई ब्लॉक बनाएंगे, उसमें हम लेंगे नल। तो यहाँ पे हम जैसे कि डालते हैं, नंबर डालते हैं, जैसे हमने 0 डाला तो यहाँ पे क्या है, कैन नॉट डिवाइड बाई 0, क्योंकि यहाँ पे एक 0 डिवीजन एरर है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू एरर डालते हैं जैसे हमने डाला तो कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। एक मिनट, कहीं क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, हमने वहाँ एल्स का तो यूज़ ही नहीं किया, इसलिए कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। तो मतलब जहाँ पे वैल्यू एरर आएगा वहाँ पे वैल्यू एरर होगा, जहाँ पे 0 डिवीजन, जैसे 0 डाला तो वहाँ पे 0 डिवीजन एरर आया है। तो हमने एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करके बहुत सारे बनाए हैं। जैसे अगर हम दिखाता हूँ, अगर मैं डाल दूँ यहाँ पे ABC, तो हमारा यहाँ पे आएगा इनवैलिड इनपुट नॉट ए नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमारा आया है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर आया, जैसे कि अब मैं यहाँ पे दोबारा वैल्यू एरर आया है तो वहाँ पे ये प्रिंट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 0 डालूंगा तो यहाँ पे आएगा कैन नॉट डिवाइड बाई 0, यहाँ है 0 डिवीजन एरर। तो जैसे मैं अगर कुछ और इशू आ गया, कुछ भी मान लो, कैसे बताऊँ, कोई भी एक इशू आ गया, कुछ भी एक्स्ट्रा इशू आ गया इनके अलावा, तो वहाँ पर जो एक्सेप्ट ये समथिंग वेंट रॉन्ग वाला एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो रन करेगा। तो ऐसे हम अलग अलग मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करके बहुत सारे ब्लॉक बना सकते हैं, जैसे अलग अलग एरर आते हैं उनके लिए। तो हमेशा प्रैक्टिस करते टाइम ध्यान रखना कि जो स्पेसिफिक एक्सेप्शंस होते हैं उनको पहले लिखे और जो जेनरिक होता है उसको लास्ट में लिखना। जेनरिक मतलब ये वाला जहाँ पे हमें नहीं पता है, और ये जो हमें पता है वो तो स्पेसिफिक है। तो चलिए एक दो एग्जांपल ट्राई करते हैं। जैसे ट्राई बैलेंस 5,000 लिख दिया हमने, विड्रॉ कर रहे हैं हम।
तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आपको लिख के लिखा है कि हमने क्या ट्राई ब्लॉक में एक एक्सेप्शन लिखा है, जिसमें हमने क्या किया है, बैलेंस लिखा है 5 जा रहा है। अगर विड्रॉ इनपुट अमाउंट विड्रॉ बैलेंस के बाहर है तो वो इनसफिशिएंट बैलेंस दिखाएगा, और अगर बैलेंस सफिशिएंट होगा तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखाएगा। और यहाँ पे हमने एक एक्सेप्शन के लिए भी बना लिया है, जैसे इनवैलिडेटेड फॉर इंट। यहाँ पे जो एक्सेप्शन एज ई करके हम लिखते हैं, या आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में वहाँ बता दूँगा। तो अब बारी है मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस बता देता हूँ, जैसे ये सारी चीज़ें हम बैंक में, लॉगिन सिस्टम में, फाइल हैंडलिंग, एपीआई और पेटीएम सिस्टम सब जगह इनका यूज़ करते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं मॉड्यूल्स के बारे में। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? तो सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो मॉड्यूल एक फ़ाइल होती है जिसमें पाइथन का कोड लिखा होता है, और उस कोड को हम दूसरे प्रोग्राम में रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे रीयूजेबल पाइथन फाइल्स होती हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। अवॉइड डुप्लीकेट कोड को अवॉइड करता है। बिल्ट इन एंड कस्टम मॉड्यूल्स, ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जैसे मैंने बताया था पाइथन के अंदर होते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं। इम्पोर्टेड यूजिंग इम्पोर्ट, और इम्प्रूव ऑर्गेनाइज करने में भी आसानी होती है, और इम्पोर्ट का यूज़ करके हम इन्हें इम्पोर्ट करते हैं। जैसे सोचो आपने एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया, उसमें फंक्शन होते हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, और आप हर प्रोग्राम में दोबारा कोड तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे हम मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट करते हैं। ये इसे ही मॉड्यूल इंपोर्ट करना बोलते हैं। जैसे आगे चल के देखते हैं इंपोर्ट क्या काम करता है। इंपोर्ट मॉड्यूल यूज़ कैसे करते हैं हम? इंपोर्ट कीवर्ड की हेल्प से हम जो है मॉड्यूल को यूज़ करते हैं। जैसे लोड्स मॉड्यूल्स, इंपोर्ट क्या करता है, मॉड्यूल को लोड करता है। यूज़ मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए हम इंपोर्ट का यूज़ करते हैं। और फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट आइटम्स, जैसे हम पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, और अगर हमें मॉड्यूल के अंदर से कोई स्पेसिफिक चीज़ इंपोर्ट करनी है तो वहाँ पे हम फ्रॉम मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। इसके बारे में मैं आगे चल के बता दूंगा। मेक फंक्शन अवेलेबल करता है रिक्वायर्ड बिफोर यूज़। उससे पहले जैसे मैं दिखाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। जैसे हम इंपोर्ट कर रहे, मैं स्टार्टिंग में लिखते हैं प्रोग्राम के इंपोर्ट, हमने क्या मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। मैथ मॉड्यूल के अंदर जैसे देखते हैं, अब हमने मैथ मॉड्यूल का, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे एक होता है SQRT ऑफ 16, इसे प्रिंट करने में तो आया 4। इसने क्या किया है, जो 16 का जो स्क्वायर रूट है उसको प्रिंट करवा दिया है। तो हमें यहाँ पे प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है। यहाँ पे हमने कोई प्रोग्राम नहीं लिखा है, जो फंक्शन नहीं लिखा है जो 16 का जो स्क्वायर रूट निकाले। यहाँ पे हमने डायरेक्ट मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है और उसके अंदर से SQRT फंक्शन को यूज़ किया है जो स्क्वायर रूट निकलता है। और उसने यहाँ पे देखिए रिजल्ट भी दे दिया है, बिल्कुल सही है। 4 का स्क्वायर ही 16 होता है, तो उसका स्क्वायर रूट 4 ही होगा। तो ऐसे हम मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं। मैथ मॉड्यूल, तो मैथ मॉड्यूल के बारे में समझते हैं। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए बनाया जाता है। मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं इसके अंदर बनाया गया है, इसमें मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं और उनका हम यूज़ करते हैं। जैसे सिक्योरिटी, पाव, सील, फ्लोर, कांस्टेंट, पाई, यूज़फुल इन कैलकुलेशन यूज़फुल। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, अभी मैंने SQRT का आपको यूज़ करके दिखाया है। ऐसे ही हम जैसे इंपोर्ट मैथ प्रिंट करेंगे हम, जो जैसे पाव फंक्शन का यूज़ करते हैं। पावर फंक्शन का काम क्या है, जैसे 2,3 लिखा, तो यहाँ पे इसने प्रिंट किया है क्या, 8। इसका काम क्या है आप समझिए। पावर फंक्शन का काम करता है। जो फर्स्ट लिखता है वो नंबर होता है, जो सेकंड लिखता है वो उसकी पावर होती है। तो यहाँ पे पावर फंक्शन ने क्या किया, 2 की पावर 3 की जो वैल्यू है उसे प्रिंट किया। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। तो उसने 8, ये हमेशा फ्लोट नंबर में ही प्रिंट होंगे, इसका याद रखना। 2 की पावर 3 को उसने प्रिंट किया। पावर फंक्शन पावर के लिए यूज़ होता है। वैसे ही यहाँ पे एक फंक्शन और बताता हूँ मैं। कौन सा फंक्शन लिखे, हाँ चलिए पाई को प्रिंट करवाते हैं। पाई की वैल्यू आपने जैसे देखी होगी, ये रही पाई की वैल्यू। इसने जो है पाई की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया है। तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू ऐसे ही हम एक्सपोनेंशियल पावर से बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिकल की हेल्प से। हमें इनके लिए अलग अलग फिर से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और डायरेक्ट हम मैथ मॉड्यूल से इन्हें इम्पोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें साइंटिफिक कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं और डाटा एनालिसिस में, और बहुत जगह हम मैथ मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। बार बार कोड लिखने से तो अच्छा ही है कि हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे और उनसे डायरेक्ट जो वैल्यू है ले लेंगे। मैथ के बाद आता है रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल क्या करता है, रैंडम नंबर्स को प्रिंट करवाता है। जैसे ये रैंडम वैल्यू को जनरेट करता है, इसमें रैंडम चॉइस सफल गेम्स मेंशन, गेम जैसे गेम्स होते हैं उसमें, जैसे लूडो है, हम उसमें डाइस फ्लिप करते हैं तो वो कोई भी एक रैंडम नंबर आता है, तो वहाँ पर ऐसे ही यही रैंडम मॉड्यूल ही काम कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे हम मैथ मॉड्यूल पे नहीं, यहाँ हम इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे रैंडम रैंडेड। तो ये देखिए उसने एक रैंडम नंबर को प्रिंट कर दिया है। हम कितनी बार भी जब भी वो करेंगे तो वो हर बार रन करने पे एक रैंडम नंबर को प्रिंट करेगा। तो रैंडम का काम क्या है, कोई भी एक रैंडम नंबर को प्रिंट करना है जो हम रेंज देंगे उसके अंदर से। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, रैंडम को फ्रूट्स बनाते हैं। फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने स्टोर किया है एप्पल, तो यहाँ पे हम करते हैं जैसे प्रिंट करेंगे रैंडम डॉट चॉइस फ्रूट्स। तो ये देखिए हर बार ये एक रैंडम फ्रूट को प्रिंट कर देगा, हर बार कोई भी एक रैंडम फ्रूट को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हम ऐसे हम रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। जैसे ये गेम्स में काम आता है। गेम्स में हम कुछ भी करते हैं तो वहाँ पे रैंडम चीज़, जैसे कोई आप गेम खेलते हो, जैसे मैंने लूडो का एग्जांपल दिया था वैसे हिसाब से में भी, इन सब चीज़ों में भी यही रैंडम मॉड्यूल का यूज़ होता है। ओटीपी जनरेशन में ही रैंडम होता है, रैंडम ओटीपी जनरेट होता है। बस कोई भी आपको रैंडम सिलेक्शन करना हो वहाँ पे भी रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। डेट एंड टाइम मॉड्यूल। डेट एंड टाइम मॉड्यूल क्या काम आता है, ये करंट डेट करंट टाइम बताने के काम आता है। ये डेट और टाइम को हैंडल करता है, जैसे अभी क्या टाइम हो रहा है, क्या डेट है। ये करंट डेट और टाइम को बताता है, डेट की कैलकुलेशंस करता है, टाइम स्टैम्प्स फॉर्मेटिंग, इन सब चीज़ों में काम आता है। जैसे देखिए अभी करते हैं, इंपोर्ट करते हैं कौन सा, डेट टाइम इंपोर्ट कर लिया हमने। जैसे हमने नाउ वेरिएबल बनाया उसमें डेट टाइम डॉट नाउ को हम प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसने अभी क्या किया है, अभी के टाइम को और अभी की जो डेट है उसको प्रिंट करवा दिया है। तो हमें इसने टाइम डेट जगह सब कुछ बता दिया है। अगर हमें खाली डेट को प्रिंट करवाना हो तो क्या करते हैं, जैसे प्रिंट नाउ डॉट हम डेट कर देते हैं। इससे क्या होगा, जो ओनली डेट है वो प्रिंट होगी। ऐसे ही हम टाइम को भी प्रिंट करवा सकते हैं। ओनली डेट की जगह हम टाइम लिखेंगे तो अभी का जो टाइम है, एग्जैक्ट टाइम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो डेट और टाइम मॉड्यूल का हम यूज़ करते हैं, जैसे लॉगिन करने के लिए, अटेंडेंस सिस्टम के लिए, टाइम स्पैम के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब बारी है ओएस मॉड्यूल की। ओएस मॉड्यूल क्या होता है, अब ओएस मॉड्यूल ये सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने का काम करता है, जैसे वर्क विद फाइल्स, फोल्डर्स, करंट डिक्शनरीज, रीनेम फाइल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क, इन सब चीज़ों में इनका काम आता है। जैसे देखिए हम यहाँ करते हैं इंपोर्ट ओएस मॉड्यूल को जो है इंपोर्ट करते हैं। हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं क्या, ओएस डॉट ZCWD। अब ये देखिए क्या काम करता है।
जो करंट वर्किंग डिक्शनरी है उसने उसको प्रिंट करवा दिया है। आप देख ही सकते हैं जो करंट वर्किंग डिक्शनरी में हम काम कर रहे हैं उसको प्रिंट करवाना है। ये करंट वर्किंग डिक्शनरी के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर और भी होते हैं, जैसे ये करंट वर्किंग डिक्शनरी का था LISPDIR। ये क्या करेगा देखिए, इसने हमारा जो अभी जो हम फोल्डर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो फाइल्स की लिस्ट है, जो सारी फाइल्स उस फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है, उसने उन फाइल्स को प्रिंट करवा दिया है। ये जो ओएस मॉड्यूल है फाइल मैनेजमेंट के लिए, ऑटोमेशन के लिए, सिस्टम स्क्रिप्ट्स के लिए, इन सब चीज़ों में काम आता है। तो चलिए अब देखते हैं इंपोर्ट। जैसे वेरिएशन मैंने अभी वहाँ पे बताया था फुल इंपोर्ट करना, जैसे यहाँ पे अभी हमने किया था इंपोर्ट किया था हमने, जैसे एक पहला एग्जांपल था हमारा, हमने मैथ को इंपोर्ट किया था math.sqrt, उसके अंदर 16 लिखा था और इसे प्रिंट करवाया था। मतलब हमने इसको प्रिंट करवाया था जैसे कि आपको पता ही है। अब ये था हमारा, हमने पूरे मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था और उसके अंदर से हमने स्क्वायर फंक्शन को यूज़ किया था। पर हमें कोई भी एक स्पेसिफिक पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट ना करना हो और कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन ही इंपोर्ट करना हो तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे फ्रॉम मैथ्स फंक्शन का मतलब मॉड्यूल का नाम फ्रॉम के साथ, और इंपोर्ट करते हैं, जैसे इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट उसके अंदर से कौन जो फंक्शन इंपोर्ट करना है उस मॉड्यूल के अंदर से, हमें SQRT फंक्शन को जो है इंपोर्ट करना है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसने जो है SQRT फंक्शन को प्रिंट करवा दिया है। और एक और इंपोर्ट होता है, जैसे इंपोर्ट मैथ एज प्रिंट m.sqrt। इसमें सेम मतलब इसमें क्या है, जो हमने कोड लिखा है उसको शॉर्ट करने के लिए होता है। हमने मैथ मॉड्यूल का नाम चेंज करके इसमें एम कर दिया है, तो हम हर जगह मैथ की जगह एम का यूज़ कर सकते हैं। ये कोड को और रीडेबल बनाने के लिए और शॉर्ट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखना। तो यहीं पर आपका जो मॉड्यूल का वो है वो खत्म, जो बेसिक आया है वो ख़त्म हो चुका है। तो हमने मॉड्यूल्स को पढ़ लिया है। अब कुछ एग्जांपल है जो हम ट्राई करते हैं, जैसे कैलकुलेटेड डाइस के मैं इनमें से एक या दो एग्जांपल्स आपको करवा देता हूँ, बाकी आपको खुद से ट्राई करने हैं। जैसे देखिए मैं करवाता हूँ कौन सा, आपको पासवर्ड जनरेटर का एग्जांपल करवा देता हूँ। पासवर्ड जनरेटर के लिए हम कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे रैंडम मॉड्यूल को, क्योंकि जो पासवर्ड है वो रैंडम जनरेट किया जाता है। हम चार्ज नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर सारे जो वर्ड हैं उनको प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सबको लिख लिया है, अब ऐसे ही नंबर्स को भी लिख लेते हैं। एक पासवर्ड नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, उसके अंदर यहाँ पे लगाते हैं फॉर आई इन लूप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रैंडम पासवर्ड जनरेट होकर आ गया है। इसमें हमने क्या किया, रैंडम मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया है। जो करेक्टर्स है उसके अंदर हमने सारे करेक्टर्स को, नंबर्स को डाल दिया है, जो जो हमने बस अभी तक लोअर केस करेक्टर को ही लिया है। अब हमने पासवर्ड एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर हमने लूप का काम किया है। जैसे एक हमने 6 नंबर का पासवर्ड बनाना है, रेंज है तक ले ली, तो उसके अंदर पासवर्ड में हमने क्या किया, हर बार पासवर्ड जो है प्लस होता जाएगा और रैंडम चॉइस जो है 4 से ली जाएगी, मतलब उसके साथ जो है रैंडम नंबर ऐड होते जाएंगे।
तो यहाँ पे हमने एक रैंडम पासवर्ड जनरेटर बना लिया है। तो ये वाला हो गया है। और यहाँ पे करंट डेट एंड टाइम का भी मैंने करवा ही दिया था, मतलब आपको नाउ लिख के मैंने बताया था, डेट एंड टाइम एंड नाउ करके। तो वहाँ पे करंट डेट और करंट टाइप का आप प्रिंट कर चुके थे, ये वाला मैंने करा दिया था। बाकी जो 2-3 है वो आपको खुद से करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, कॉमन मिस्टेक्स। ये मिस्टेक्स आप जनरली करते हैं, जैसे एम्प्टी एक्सेप्ट लॉक। जो एक्सेप्ट लॉक है उसका एम्प्टी छोड़ देना, रॉन्ग इम्पोर्ट्स, गलत मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना, इग्नोरिंग एक्सेप्शंस। जो एक्सेप्शंस होते हैं उनको नहीं, मतलब लिखना नहीं, रेज नहीं करना, उनको इग्नोर कर देना। और फाइनली ब्लॉक जो हमें हर बार लिखना ही होता है, आप उसको मिस कर देते हो। फाइनली ब्लॉक लिखना ही पड़ेगा आपको। और रॉन्ग मॉड्यूल यूजेज, गलत जगह गलत मॉड्यूल का यूज़ करना। ये मिस्टेक जो है आप लोग करते रहते हो, इनसे बचने के लिए आपको ध्यान देना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और ये आपको खुद से करने हैं। 15 कोडिंग क्वेश्चंस है, इनमें से मैंने कुछ तो करवाई दिया, जैसे पासवर्ड करवा दिया, मैं रैंडम मॉड्यूल कैसे करते हैं, मैथ मॉड्यूल के बारे में बता ही दिया था, ओएस मॉड्यूल भी बता दिया, डेट एंड टाइम, डाइस के बारे में बताया था, फाइल रीड, रीनेम, स्क्वायर रूट। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस तो इसी लेक्चर के अंदर ही बता दिए हैं आपको। तो अब आपको इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करनी है। ये आई होप आप इन सब क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब एक क्विज है। ट्राई का पर्पस क्या है? ट्राई क्यों यूज़ करते हैं हम? एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए। जैसे हमने अगर ट्राई का यूज़ किया, तो ट्राई के अंदर क्या हुआ कि अगर एक्सेप्शन आएगा, मतलब कोई एरर आ रहा है, तो वो जो एक्सेप्ट लूप है उसको इंपोर्ट कर, उसको मतलब प्रिंट करवा देगा। और अगर एरर नहीं आएगा, जो है ट्राई को ही, मतलब ट्राई के अंदर जो कोड है वही वर्क करेगा। ट्राई हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मतलब कि जैसे आप समझिए, रिस्की कोड्स के लिए हम ट्राई का यूज़ करते हैं। वाई डज फाइनली एग्जीक्यूट? फाइनली एग्जीक्यूट कब होता है? फाइनली तो हर टाइम ही एग्जीक्यूट होगा, चाहे एरर आएगा तब भी फाइनली एग्जीक्यूट होगा, एरर नहीं आएगा तो भी फाइनली एग्जीक्यूट होगा, फाइनली एग्जीक्यूट होता ही है। मॉड्यूल फॉर रैंडम। रैंडम मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल के बारे में आपको बताया ही था। आप कोई भी चॉइस देते हो, जैसे डाइस के गेम के बारे में बताया था मैंने, लूडो के बारे में बताया था। कहीं पर भी जो भी होता है ये एक रैंडम चॉइस लेता है, मतलब ये कोई भी रैंडम नंबर को प्रिंट करवा देता है जो भी हम बताते हैं उसमें से। डेट्स के लिए मैंने बताया था डेट टाइम मॉड्यूल। डेट टाइम मॉड्यूल क्या करता है? करंट डेट, करंट टाइम को प्रिंट करवाता है। ये हम बहुत सी जगह यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट डज इम्पोर्ट डू? इम्पोर्ट क्या करता है? इम्पोर्ट करता है, मतलब कि किसी भी मॉड्यूल को हम प्रोग्राम में इम्पोर्ट करते हैं, मतलब मॉड्यूल का यूज़ करने के लिए हम इम्पोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और एक दो क्वेश्चन मैं खुद बता रहा हूँ, जैसे एक्सेप्शन कब आते हैं, जैसे रन टाइम एरर जो होता है उस पर एक्सेप्शन आते हैं। ट्राई के यूज़ मैंने बता ही दिया था, रिस्की कोड और कुछ और देखते हैं कौन। फाइनल वर्क हमेशा रन होता है, ये भी हो गया है। जैसे ओएस मॉड्यूल के बारे में इसमें नहीं है। ओएस मॉड्यूल क्या करता है? फाइल को देखने की, फाइल और उसके अंदर की लिस्ट को देखने के लिए हम ओएस मॉड्यूल का यूज़ करते हैं, वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये होमवर्क आपके लिए। होमवर्क में क्या है, जो मैंने जितने 15 क्वेश्चंस थे, मतलब जो प्रैक्टिस करने के लिए वो सब, और जो एग्जांपल्स मैंने करवाए हैं उन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है। कोडिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करने हैं। यूज़ बिल्ट इन मॉड्यूल्स। जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स जैसे मैथ था, ओएस था, और भी बहुत सारे मॉड्यूल जो मैंने, डेट टाइम मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, और ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। इन सब को सर्च करना, खुद से प्रैक्टिस करनी है। क्रिएट एक्सेप्शन प्रोग्राम्स। जो एक्सेप्शन के प्रोग्राम्स हैं उनको क्रिएट करना है, एक्सेप्शन ब्लॉक बनाना है। मल्टीपल एक्सेप्शन भी यूज़ करके देखिए, रेज के एग्जांपल भी लिखिए, और मैथ मॉड्यूल यूज़ करना है, रैंडम नंबर जनरेट भी करके देखने हैं, और करंट डेट एंड टाइम प्रिंट करवाइए, और ओएस मॉड्यूल यूज़ करके फाइल भी प्रिंट करो, और उसका फाइल का पाथ सब जो भी उसके अंदर फोल्डर के अंदर जो फाइल्स प्रेजेंट है उन सबको प्रिंट करवाना है। और एक्सेप्शन हैंडलिंग की तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो चलिए, आज हमने इसी के साथ दो पाइथन के दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग और मॉड्यूल्स। रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर में दोनों का मैंडेटरी यूज़ होता है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो इनका आपको हर जगह यूज़ करना होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, आज के साथ हमने लेक्चर 9 को भी कंप्लीट कर लिया है।
अगर आपने लेक्चर 1 से लेकर 9 तक सिंसियरली फॉलो किए हैं तो आप पाइथन के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर चुके होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।